हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक्सियल पॉइंट पे देख लिया। अब हम सेकंड देख रहे हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट। कहाँ पे देख रहे हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट। देखिए डाइपोल ये हो गया, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये इसका सेंटर। इक्वेटोरियल के लिए मैंने ये कहा था कि परपेंडिकुलर लाइन जो होगी उस पर कोई भी पॉइंट क्या होगा? इक्वेटोरियल होगा। अब इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो ये होगा ई माइनस। और ये जो एंगल है वो मैंने मान लिया थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, क्योंकि सेम है। ये डिस्टेंस सेम है दोनों के लिए, ये डिस्टेंस सेम है, तो फिर ये डिस्टेंस भी सेम होगा। अब हमें इसकी वजह से इधर देखना है, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा? वो आएगा ई कोस थीटा। इधर भी कंपोनेंट क्या आएगा? ई कोस थीटा। इधर कंपोनेंट इसका आएगा ई साइन थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? ई साइन थीटा। तो ये जो ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट है ये तो कट जाएंगे। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 2e cos थीटा। तो हमें e पता होना चाहिए, और e हम कैसे निकालेंगे? तो e की वैल्यू होगी के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डायरेक्शन ये है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें ई इक्वेटोरियल निकालना है, तो वो होगा 2 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा की वैल्यू होगी, यहाँ से कॉस थीटा देखोगे आप, कॉस थीटा आएगा बेस अपॉन, तो ये आएगा ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और 2 इंटू क्यू इंटू ए। अभी बताया था मैंने क्यू इंटू 2a क्या होता है? पी। क्या होता है? पी। तो ये हो जाएगा के पी, और नीचे आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आ गया ई इक्वेटोरियल। यहीं पे अगर R इज मच ग्रेटर देन A तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा KP अपॉन R3, और डायरेक्शन होगी कहाँ से कहाँ तक? प्लस से माइनस की तरफ। आप देखो पहले डायरेक्शन इधर थी, अब इधर है, तो प्लस से माइनस की तरफ, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब जो डायरेक्शन एक्सियल की थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन है ये। तो ये इक्वेटोरियल का ग्राफ आ गया, सॉरी फॉर्मूला आ गया। तो आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि किस तरीके से। तो अगर हम ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल दोनों को देखें तो एक हो गया KP 2KP अपॉन R3, दूसरा हो गया माइनस KP अपॉन R3, तो आ गया -2। तो ये हो गया ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, तो ये हो गया -2। तो आई होप यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा कि एक्सियल पॉइंट कैसा है, इक्वेटोरियल कैसा है। अब देखिए ये तो हमने निकाल लिया एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तीसरा मैंने आपको बताया था जनरल पॉइंट पे। तो एट जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट पे क्या होगा? एक होगा माइनस, एक होगा प्लस, ये सेंटर है। सेंटर से किसी भी जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। तो देखो डाइपोल पहले इधर था,
अब डायपोल के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा तो कंपोनेंट आएगा पी कोस थीटा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा पी साइन थीटा। तो अगर इस पॉइंट पे निकालना है और इसकी डिस्टेंस आर है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आता है के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये आप ड्राइव करके देख सकते हैं, आसान है। पी cos थीटा की वजह से पहले एक्सियल वाला फार्मूला लगा देंगे, तो एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, और इसकी वजह से इधर इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आएगा kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ये और ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? के पी बाई आर क्यूब तो बाहर आ जाएगा कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर होगा 4 cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, उसको ऐसे लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा 1, और यहाँ क्या आ गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा कि किस तरह से डायपोल की वजह से हम फील्ड निकालेंगे 3 जगह पे, कहाँ पे, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे और किसी भी जनरल पॉइंट पे। तीनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, डायपोल को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा और उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करेंगे तो इन एक्सटर्नल फील्ड में सबसे पहले उस पर टॉर्क क्या लगेगा। ठीक है, तो देखिए एक्सटर्नल फील्ड कुछ ऐसा होगा, उसमें हमने एक डायपोल प्लेस कर दिया, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये डिस्टेंस 2a और ये एंगल क्या बन रहा है थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा QE इधर, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो QE लगेगा इधर। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा। रोटेट क्यों करेगा? क्योंकि वो टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। अब हमें ये पता करना है कि वो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो देखो टॉर्क क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू कोई भी एक फोर्स। तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें देखना है तो वो ये होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये y क्या हो गया इन दोनों के बीच का, भाई ये फोर्स है और ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो y अपॉन 2a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा। ठीक है, और जो फोर्स लग रहा है फोर्स है F इज इक्वल टू QE। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2a साइन थीटा और ये हो गया QE। तो ये हो गया Q इंटू 2a Q इंटू 2a E साइन थीटा। और Q इंटू 2a क्या होता है आप बताओ, डाइपोल मूवमेंट। वेरी गुड, ये होगा डाइपोल मूवमेंट। तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। क्या हो जाएगा PE साइन थीटा। तो स्केलर फॉर्म में तो ऐसा आ जाएगा, और अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो आएगा P क्रॉस E। क्या आ जाएगा P क्रॉस E। अब मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 90, क्योंकि साइन 90 होगा 1, तो वहाँ हो जाएगा मैक्सिमम टॉर्क PE। कब होगा, व्हेन थीटा इज 90। अगर थीटा 0 हो और 180 हो
तब टॉर्क क्या लगेगा, तब टॉर्क लगेगा 0, क्योंकि साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0। अब देखिए दो सिचुएशन हो गई, एक तो हो गया थीटा 0, एक हो गया थीटा 180। इन दोनों में ही टॉर्क 0 लग रहा है। अच्छा, अगर कोई ये पूछेगा हमसे कि भाई फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स, तो देखो जितना फोर्स आगे है उतना ही फोर्स पीछे है। तो इस पे नेट फोर्स कैसा है, 0 हमेशा, और जो नेट टॉर्क है वो भी 0 है। कब, व्हेन थीटा इज 0 और 180। मतलब अगर फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है, तो ऐसे सिस्टम को हम मैकेनिक्स में क्या कहते थे, इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन इक्विलिब्रियम भी दो तरीके का था, कौन कौन सा, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। तो कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, जब थीटा 0 होगा तब इक्विलिब्रियम जो होगा वो होगा स्टेबल। कैसा होगा, स्टेबल। और जब थीटा 180 डिग्री होगा तब जो इक्विलिब्रियम होगा वो होगा अनस्टेबल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स तो क्या रहेगा, 0। अच्छा, जो एक्सटर्नल फील्ड ले रहे हैं वो कैसा है, वो है यूनिफॉर्म फील्ड। कैसा है, यूनिफॉर्म, यहाँ से यहाँ तक सेम है, वेरी नहीं कर रहा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है। अगर ये अलग अलग होगा तो फोर्स अलग अलग लगेगा, और फिर जो है नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो नेट फोर्स इसलिए 0 है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। गॉट इट। तो इस तरह से हम यहाँ पे बता सकते हैं कब स्टेबल और कब अनस्टेबल होगा। तो ये समझ में आ गया कितना टॉर्क लगेगा, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। मिनिमम होगा तो उसमें दो कंडीशन होंगी, स्टेबल और अनस्टेबल। नोट करिए इसको। अब ये समझ में आ गया हमें कि टॉर्क कैसे निकालेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा। अब हमें ये देखना है कि अगर हमने डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रोटेट कराया तो उसमें जो भी वर्क हम करेंगे वो किस तरह से एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे लीनियर फोर्स लगाते थे और उसका डिस्प्लेसमेंट हमने ds कराया तो उसका वर्क डन क्या आता था, F.ds। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करा रहे हैं तो वहाँ ds नहीं, वहाँ थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा d थीटा, और रोटेशन के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या चाहिए हमें, टॉर्क। तो यहाँ वर्क डन क्या होगा, फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आ जाएगा टाउ डी थीटा। समझ गए कि नहीं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा टाउ डी थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता है कि टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क लग रहा है पी साइन थीटा। तो अगर मुझे कितना वर्क हुआ वो पता करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या ले लेंगे हम, टाउ डी थीटा। दोनों साइड क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट। मान लो कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। टाउ की वैल्यू कितनी, पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक, पी बाहर आ गया, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 2 थीटा 1। वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। और सिस्टम पे हम जो भी वर्क करते हैं हम जानते हैं वो एज ए एनर्जी क्या हो जाता है उसमें स्टोर। तो एज ए एनर्जी स्टोर होगा तो U को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1।
अब अगर इनिशियली थीटा 1 जो है वो 90 डिग्री था, परपेंडिकुलर था, तो कॉस थीटा 1 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस पीई कॉस थीटा 2। समझ गए या नहीं? तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ तक डाइपोल क्लियर हो गया होगा। डाइपोल में हमने क्या क्या पढ़ा, तो मैं एक बार इसको सम अप कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा डाइपोल क्या है, दूसरा हमने पढ़ा डाइपोल मूवमेंट क्या है, फिर हमने पढ़ा एक्सियल फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होगा, फिर हमने पढ़ा इक्वेटोरियल फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होगा, फिर हमने किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके बाद टॉर्क ऑन ए डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड में कितना लगेगा, और कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो ये हमने आज डाइपोल को कंप्लीट कर लिया। तो डाइपोल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल आप करके देखेंगे जो भी बुक आपके पास है। तो पहले जो एग्जाम्पल दिए होंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल वो कंप्लीट करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने के बाद आपको जो अनसॉल्व्ड प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम दी हुई है वो सॉल्व करनी है, ठीक है। कर लेंगे यहाँ तक। थैंक यू।